कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। इसको मंकी बिजनेस बोलते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें ये पॉलिटिकल चीज़ें इंटरफेयर करती हैं। अगर 15 सीट्स हैं तो उसमें से 5 दे दिए, 10 दी नहीं है। पाकिस्तान जी। में डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। इस पे ज़ाहिर बात पैसे भी बहुत लगते आपको 10 मिलियन से ऊपर चाहिए अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस करना चाहते हो। तो मेडिकल ऑफिसर की प्राइवेट सेक्टर्स में 60-70 हज़ार रुपए इनकी पे है। अगर किसी ने 12 घंटे इमरजेंसी में लगा दिया, रात लगा दी या इस तरह कोई रोटेशंस लगा दिए, तो उसको 80,000 टू 1 लाख तक मतलब ये पे मिलती है। हैं। 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद आप महीने का 1 लाख रुपया वो मैक्सिमम लेवल है। यूके में अगर आप एज़ अ बेसिक डॉक्टर जाते हैं, वो बंदा भी आराम से 40,000 पाउंड्स 2 करोड़ रुपए हो गए, वो साल के कमा लेता है। जो ट्रेनिंग्स के जो मामलात हैं आपके ख्याल से वो इस साल बेहतर हुए हैं कि वैसे ही चल रहे हैं? बेहतरी तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस वो चला रहे हैं। आप देखें तो मेडिकल एडवांसमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में। अगर आपके पास यहाँ पे रोबोटिक सेटअप है, तो यहाँ पे सिर्फ वो सेटअप कर लेते हैं, वो सर्जरी वहाँ पे अमेरिकन जो है वो ऑनलाइन परफॉर्म करता है। आपको क्या मसले फेस करने पड़ रहे हैं इस मुल्क में प्रैक्टिस करने के लिए? मेरी ड्यूटी इस तरह होती है कि मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, तो मुझे अगले दिन 2 बजे तक कॉल्स पे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो वो थोड़ा मेंटली ड्रेनिंग होता है। यूके में ये है कि एक डॉक्टर जो है वो 12 घंटे की से ज़्यादा हॉस्पिटल में टाइम ही नहीं गुजारेगा, क्योंकि उसके बाद ह्यूमन एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हुजूर जैसे ये हमारे पास हेल्थ कार्ड आए थे और ये मेरे ख्याल से पिछली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम सेहत था सहूलत जो हाँ। सेहत सहूलत कार्ड्स थे। आपके ख्याल से इसका मिसयूज हुआ है यहाँ पे? हाँ, काफ़ी सतह पे इसका मिसयूज़ हुआ है। अगर एक मरीज़ है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आर्टिकल्स चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो वह प्राइवेट इदारा जो है वो 10 आर्टिकल्स मँगवा लेता था। सिटीज़न के लिए इसमें बेनिफिट काफ़ी था, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं था। एक्सप्लॉइट तो सेहत सहूलत को बहुत ज़्यादा किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें ना देखें तो पेशेंट के लिए तो बहुत ज़बरदस्त बात है। वेलकम टू वी पॉट्स। मैं हूं अहद अहमद और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आम शख्स नहीं है। ही इज़ अ डॉक्टर और ये पिम्स में पिछले 5 साल से एज अ पीडियाट्रिक सर्जन काम कर रहे हैं। आज हमने उनको बुलाया इसलिए है, आज उनसे हम डिस्कस ये करेंगे कि पाकिस्तान में स्पेशली इन लाहौर ये स्मॉग हमारे साथ क्या कर रही है और इसके लिए कोई हमें क्या करना पड़ेगा आने वाले दिनों में अपने बच्चों को महफूज करने के लिए, स्पेशली तौर पे क्योंकि बच्चे बहुत सारे बीमार हो रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज मंसूर साहब से बात की जाए। थैंक यू वेरी मच मंसूर। यू वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से पीडियाट्रिक सर्जन बन गए, किस तरह से पिम्स चले गए, ये सफ़र कैसा रहा? ये बहुत लंबा सफ़र है कि अगर आप देखें तो मैंने 2014 में अपना ये करियर स्टार्ट किया था। मैं खुद ही बिलॉन्ग करता हूँ एक डॉक्टर फैमिली से ही। मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर हैं। मेरे जो 2 भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं। पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी फैमिली है। हाँ, और हम मेरी वाइफ़ भी डॉक्टर हैं। तो और मेरे छोटे भाई की वाइफ़ वो भी डॉक्टर हैं। तो इस तरह हम थोड़े डॉक्टर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो वो तो एक आइडिया था ही और शौक़ भी था, क्योंकि वालिद साहब को देखते हर किसी का रोल मॉडल वालिद साहब ही होते हैं। तो उनको देख के भी हमने ये इरादा किया कि डॉक्टरी करना चाहिए, अच्छा है, बेहतर है, लोगों की भी मदद हो जाती है और एक सोफिस्टिकेटेड फ़ील्ड है। तो 2014 में मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ जब मैंने एमबीबीएस स्टार्ट किया। तो 5 साल हमने एमबीबीएस करने में लगाए। फिर एमबीबीएस से जब आप ग्रेजुएट होते हैं, तो फिर आप 1 साल हाउस जॉब करते हैं, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं। वो 1 साल आपने डिफरेंट फ़ील्ड्स में हाउस जॉब करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है सीपीएसपी का, एफसीपीएस जिसको कहते हैं। वो आपने पास करना होता है, तो आपको फिर एनरोलमेंट मिलती है एज़ अ ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी जिसे बोलते हैं। तो वो 5 ईयर टफ़ ट्रेनिंग होती है, तो वो मुझे पिम्स मिल गई। मैंने अप्लाई और ये किया तो ट्रेनिंग इजीली मिल जाती है? नहीं, ये ईज़िली मिलती नहीं है। इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, मेरिट भी होता है और मतलब ये फिर आपने लकी और आपकी सिफारिश थी पीछे आपके पास? ये भी थोड़ी बहुत सिफ़ारिश भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत लक भी चल जाती है। क्योंकि आजकल तो ये इस ज़माने में सिफ़ारिश तो आपको हर जगह पे करानी पड़ती है, वो तो एक बेसिक चीज़ है। लेकिन मेरिट भी एक वो है, मेरिट पे बन जाता है, तो सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि इसमें डोमिसाइल का भी बहुत रोल होता है कि आपके डोमिसाइल पे भी थोड़े हॉस्पिटल्स इस तरह होते हैं जिसके सीट ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी पंजाब की सीट्स जो हैं वो पिम्स में ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि बलूचिस्तान या केपी के। तो वो उस पे भी मैटर करता है, आपकी किस्मत पे भी होता है, थोड़ा बहुत सिफ़ारिश पे भी होता है, तो आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ट्रेनिंग डायरेक्टली मिल गई हाउस जॉब के बाद ही। तो फिर मैंने वहाँ पे 5 इयर्स ट्रेनिंग की है। पहले 2 साल मैंने जनरल सर्जरी में लगाए हैं एडल्ट के साथ, फिर मैंने 3 साल पीडियाट्रिक सर्जरी में लगाए हैं बच्चों के साथ। तो ये एक 5 साल का सफ़र होता है, काफ़ी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में जैसे हमारे सरकारी, अब आप सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल्स जो है कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उतरते हैं आपके ख्याल से? क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ना एक एक माइंडसेट ये है कि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, पीपल प्रेफर टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो आपके ख्याल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ ज़्यादा कहाँ मिलेंगी आपको? ऑब्वियसली अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में सरकारी हॉस्पिटल्स में जैसे कि गरीब बंदा ही जाता है, क्योंकि वो उसके पास और कोई चारा होता नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप सहूलत की बात करें तो सहूलत ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। सरकारी में सहूलत की कमी होती है, काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, तो उसमें पेशेंट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके साथ काम करना, और जो अनअवेलेबल चीज़ें हैं तो फिर वो जुगाड़ में काम करना। तो मतलब इस तरह हम बहुत करते हैं कि हॉस्पिटल में मरीज़ों, क्योंकि गरीब बंदा ही ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल आता है, तो आप उसको उस पे ज़्यादती जुल्म कर नहीं सकते हो। तो आप उन्हीं फैसिलिटीज़ में आप अडैप्ट करते हो, तो थोड़ा काम करने का एनवायरनमेंट टफ़ होता है, लेकिन ये है कि हो जाता है किसी तरह। पर ये सहूलत जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में कम होती है बनिस्बत इसके कि प्राइवेट में। वो तो ज़ाहिर बात है कि प्राइवेट में आप पैसे भी ज़्यादा खर्चते हैं। बट मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, हमारे लाहौर में एक पीएचसी हॉस्पिटल है, और स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट्स के लिए वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उस सरकारी हॉस्पिटल में है वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे हमें बहुत रेयर नज़र आती है। अच्छा। तो आपके ख्याल से कि हमारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास आर दे फुली इक्विप्ड? नो, दे आर नॉट फुली इक्विप्ड। मतलब इनके पास जो चीज़ें आती भी हैं तो मतलब इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, ठीक है? कि जो टेंडर शेंडर होता है वो आपको मिल जाता है, तो वो कभी-कभी पूरा नहीं होता है, कभी-कभी हो जाता है। कभी मेडिसिन शॉर्ट होगी, कभी कभी शॉर्ट कुछ हो होगी, गया। कभी फ्लूइड शॉर्ट हो गया, हाँ, मेडिसिन शॉर्ट होगी, कभी इंजेक्शन शॉर्ट हो गए, कभी कोई चीज़ शॉर्ट होगी। हाँ। तो वो मसले सरकारी अदारे में ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे अब देखें वो तो गवर्नमेंट पे भी है। अब 4 प्रोविंसेस हैं, हर किसी की अपनी गवर्नमेंट है, तो वो जैसे अपने हॉस्पिटल को चलाते हैं तो उस पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैसे वो अवेलेबल करते हैं चीज़ें हॉस्पिटल के लिए। अच्छा मंसूर, ये बताएं, हमारे मुल्क में डॉक्टर्स तो हम प्रोड्यूस करी जा रहे हैं, जी, और डॉक्टर्स काम भी अपना ठीक करते हैं, जी, लेकिन डॉक्टर्स के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आप रोल कह लो कि वो नर्सिंग स्टाफ का होता है जी, कि अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो नर्सिंग स्टाफ पेशेंट की, केयर करती हैं। जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि वो उसमें अटेंशन उस तरह से नहीं मिलती, और वो बड़ी लापरवाही के साथ वो नर्सिंग स्टाफ देखता है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ये जो नर्सिंग स्टाफ है, इनको कौन ट्रेनिंग दे रहा है? इनके अपने स्पेसिफिक स्कूल्स हैं, मतलब जैसे कि हम कॉलेजेस से ग्रेजुएट करते हैं, इनकी भी अपनी कॉलेजेस होती हैं जिनसे ये ग्रेजुएट होती हैं, फिर इनका इंटर्नशिप पीरियड भी उसी तरह आता है, तो वो सारे प्रैक्टिस पे है। अब जैसे सरकारी यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या जो भी हैं, तो सरकारी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अंडरपेड हैं। मतलब ये एक चीज़ है जो कि उनको मेरे ख़्याल में काम करने से रोकती है, क्योंकि इस चीज़ में पैशन चाहिए होता है। अगर आप थोड़ा सा भी इस तरह सोच लें कि मुझे तनख्वाह कम मिल रही है तो मैं ये काम क्यों करूं, तो वो माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो इसलिए उस केयर में जो है प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि सरकारी इदारे में एक नर्स है या एक डॉक्टर है, वो ऐसे काम नहीं करेगा जैसे वो प्राइवेट में जाके करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उसको पैसे मिलते हैं, तो वो उस चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा, ये अच्छी बात है नहीं। मतलब आप अगर सरकारी में भी हैं या प्राइवेट में भी हैं, आपने साइन अप कर दिया है कि बस मेरी ये तनख्वाह है, ये मुझे मिलेगा, तो उसी में शौक से काम करना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन नेचर भी है ना, कुछ इंसान चाहता है कि वो तरक्की, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की वो जी, करे। जी। लेकिन आप ये देखें, मैंने अभी अखबार हम पढ़ते रहते हैं तो हम देखते रहते हैं, उसमें हमारे मोस्टली जो नर्सिंग स्टाफ है, आपको लगता है कि ये मुल्क से
बाहर मूव कर रहे हैं, इनके बाहर जाके जॉब ज़्यादातर कर रहे हैं? ये तो रीसेंट 2-3 सालों में पता नहीं गवर्नमेंट की वजह से या जो भी करेंसी की वजह से या यहाँ पे जो लाइफ की वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पे, वो उस तरह नहीं है जहाँ पे जिस तरह बाहर मुल्क में होता है। तो इस तरह तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या नर्स हो, जो भी हो, वो तो जाने की कोशिश करता है। तो अप्लाई तो हर कोई करता है बाहर, और जिसको मिल जाता है तो वो चला जाता है। और यहाँ पे ये है कि जो तकड़ा बंदा होता है, काम करने वाला बंदा होता है, तो वो यहाँ से मायूस होके वो बाहर चला जाता है। तो इस तरह हमारे इस स्टेट को भी थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे फिर कॉम्पिटेंट लोग कम पड़ जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि मतलब एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी मेंशन किया कि अंडरपेड होते हैं या और भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो यहाँ पे रहना प्रेफ़र नहीं करते हैं, तो वो फिर चले जाते हैं। और या फिर उनका काम करने को दिल नहीं करता, अगर वो जाते भी हैं, तो वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सारी बातें उनके दिल में होती हैं। वैसे तो आपका बड़ा बिजी आजकल रूटीन चल रही होगी, पेशेंट हाँ। से पेशेंट्स होंगे आपके पास य आजकल? यही यही सिचुएशन चल रहा है आजकल, क्योंकि मौसम की वजह से भी, और वैसे भी थोड़े मर्ज़ इस तरह होते हैं जो सीज़नल होते हैं। तो इस सीज़न में ये मर्ज़ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास पेशेंट्स का है वो फ़्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आजकल मौसम की वजह से लोगों को ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, और वो सेटल नहीं हो रहा है। तो असल में मसला इस चीज़ का है कि ये सेटल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट दे दें बच्चे को, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी मेंशन भी किया है कि पोल्यूशन का एक मसला जो है यहाँ पे है, तो उसकी वजह से उस बीमारी से ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही। जी। जैसे कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं वो पहली दफ़ा आप ठंड देख रहे हैं, और मैंने वो भी नोटिस किया कि मेरे घर पे भी जो बच्चे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, बिकॉज़ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जी, बिल्कुल। ना प्रॉपर्ली सांस लिया जाता है लाहौर में। आपको पता है यहाँ पे इतनी स्मॉग है कि छोटे बच्चे जो है वो तो मुँह से तो बोल नहीं सकते, बट बीइंग अ पेरेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो रही है यहाँ पे। जी। तो फॉर दैट मैटर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए? देखिए जो भी बीमारी होती है उसके प्रिवेंशंस होते हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं उसके लिए, ताकि वो आपके बच्चों को असर ना करे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप एक्सपोज़र कम करेंगे। मतलब आप उनका बाहर जाना लिमिट करेंगे, और थोड़े स्पेसिफ़िक टाइम्स में बाहर जाना अच्छा होता है। जैसे कि अभी फ़जर का टाइम होता है, तो उसमें पॉल्यूशन जो है एयर वो कम होती है, तो आप उस टाइम में अगर बच्चे को बाहर लेकर जाते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत इसके कि जब दिन गुज़र जाए, शाम हो जाए, तो उस टाइम स्मॉग का लेवल ज़्यादा होता है। तो उसमें फिर उन पे उसके असरात ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि उसके एक्सपोज़र को आप केयर करेंगे। दूसरा ये हो गया कि आजकल आपको पता है ये प्यूरीफायर्स वग़ैरह मिल रहे हैं, जो कि एयर प्यूरीफाई करते हैं, तो वो घर में होना चाहिए लाज़मी, कि ये क्योंकि अगर आपके ख्याल से ये जो प्यूरीफायर्स हैं ये काम करते हैं घरों में वैसे? हाँ, करते हैं, मतलब ये आयनाइज़ करते हैं ना एयर को, हाँ। तो वो उसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे हैं भी हाँ। इन फैक्ट्री वर्क्स की वजह से भी, तो वो कम हो जाते हैं। तो वो लिमिट कर लेता है उसको, तो उससे भी ठीक रहता है। बाकी ये है कि अगर बच्चा बीमार हो जाए और खाँसी, बुखार का उसको लग जाए, तो उसके लिए फिर आप नेबुलाइज़ेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कि आप उसको नेबुलाइज़ करते रहें। थोड़े डॉक्टर ये हैं कि वो डायरेक्ट एंटीबायोटिक दे देते हैं। मैं तो ये खुद समझता हूँ कि मतलब बच्चों को डायरेक्ट एंटीबायोटिक देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कुछ एक्सपोज़ होगा, तो वो खुद ही भी एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो बनाते हैं, तो उससे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसी तरह मतलब यही जो नेबुलाइज़ेशन होगी, घर में एक्सपोज़र बाहर का कम करना, और बस इसी तरह इन चीज़ों से आप उसकी वो चीज़ कम कर सकते हैं। ये तो मंसूर बच्चों को नेबुलाइज करने के साथ-साथ बड़े भी नेबुलाइज करें अपने आप को? हाँ, बड़ों को भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये सारा स्मॉग है, जो भी स्मोक है या स्मॉग है, ये सारा आप जब इन्हेल करते हैं, तो आपके लंग्स उसके रिएक्ट करते हैं, उसके मुताबिक वो ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं। जब वो ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस भी होती हैं, और साँस लेने में भी तकलीफ़ होती है। बच्चों को भी, बड़ों को भी हो सकती है। आप ये देखें कि हम लोग लाहौर में रहते हैं, तो मैं अभी 2-3 दिन पहले हमारे लाहौर में रिंग रोड आपने देखी होगी, आप आए होंगे रिंग रोड पे। उस रिंग रोड के ऊपर मैं मोटरवे से इस्लामाबाद से मैं लाहौर आ रहा था, तो मैं रिंग रोड पे गया, तो
तो मैंने देखा वहाँ पे पूरी पूरी लेयर थी स्मोक की। जी। और जब मैंने हल्का सा शीशा खोला, मुझे गाड़ी के अंदर टायरों की जलने की बू आ रही थी। और हमारे लाहौर में कॉन्स्टेंटली ये स्मेल बढ़ती जा रही है। अब आप कभी नोटिस कीजिएगा, अगर आप रिंग रोड से आ रहे होंगे तो वहाँ पे स्मोक इतना होता है और वहाँ पे टायरों की जलने की इतनी बू आती है। तो मैंने जब उसको इंक्वायर किया तो पता लगा कि लोग यहाँ पे जिन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, वो उन फैक्ट्रीज को चलाते ही टायरों को जलाने से हैं। जब वो टायर जलता है तो उनके बर्नर्स चलते हैं और इसकी वजह से स्मोक भी बढ़ रही है यहाँ पे। गाड़ियों की भी एक अपनी एक कंट्रीब्यूशन है इसमें, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का मसला है यहाँ पे, जो कि हमें दूर दूर तक सॉल्व होते नज़र नहीं आ रहा। हम लाहौरीज़ का ये रूटीन बेटर बनता जा रहा है कि हम लोग इस मौसम में आके सब बीमार होते हैं। हमें पता होता है कि स्मोक आ गई है, अब बीमार होने का टाइम है, अब सब बारिशों का वेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ डॉक्टर, आप हम लाहौरीज़ को क्या रिकमेंड करेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को इस स्मोक से बचा के रखें और अपने बच्चों को भी? बस ज़्यादा आप यही कर सकते हैं कि जो क्राउडेड एरियाज़ हैं उधर ना जाए, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो आप मास्क ज़रूर पहना करें। मतलब जो यूजुअल सर्जिकल मास्क आता है वो तो अलग होता है, एक होता है N95 के नाम से मास्क आता है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। मतलब जितना आपका एक्सपोजर कम होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ऊपर से बात आ गई इंडस्ट्रीज़ की और ये सारी बातों की, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है। वो उनका काम है कि मतलब इसको किसी तरह लिमिट करें, क्योंकि अगर उसकी वजह से इतना पोल्यूशन बन रहा है, या फिर उसके लिए कोई हल ढूंढें कि इसको, अगर बारिशें नहीं भी हो रही हैं तो हम इसको कैसे पोल्यूशन को लिमिट करें। ये चीज़ आप कर सकते हैं। और बाकी बस अपने इन्वायरमेंट पे ही आपकी डिपेंडेंट है कि आप अपना इन्वायरमेंट कैसे रखते हैं। तो जितना आप अंदर रहेंगे तो उतना आप सेफ रहेंगे, जितना आप बाहर जाएंगे। अब जैसे कि 3 टाइम दिन के इस तरह होता है कि बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियों की वजह से भी आपने जैसे मेंशन किया है, तो वो भी होता रहता है ना। तो 3 टाइम इस तरह होते हैं, जैसे सुबह स्कूल के टाइम जाने के लिए उस टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा पोल्यूटेड बन जाता है। फिर दूसरा टाइम जब स्कूल के ऑफ टाइमिंग्स होते हैं, और फिर एक टाइम होता है जो 6, 7, 8 बजे होता है, कॉर्पोरेट के ऑफ टाइमिंग्स होते हैं, उस टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप वो उस टाइम में एक्सपोज़र कम करें बाहर का। अगर आप बाहर जाते भी हैं और आप गाड़ी में हैं, तो आप गाड़ी का वेंटिलेशन अंदर के ही रखें। क्योंकि जो आप ट्रैफिक में कहीं पे फँस भी जाते हैं, तो वो गाड़ी सारी गाड़ियों के फ्यूम्स होते हैं, वो भी आप अपनी गाड़ी के अंदर अगर उसको एक्सेस दे रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अनहेल्दी है। वैसे तो मैं आपको आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हम लोग वैसे इतना इम्यून हो चुके हैं। वैसे तो एक 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 यहाँ पे ये भी सिनेरियो है कि हम लोग ऑलरेडी इतने इम्यून है कि हमें कोई फिक्र नहीं है। हम कहते हैं हम यूज्ड टू हैं, हम लाहौरीज़ तो यूज्ड टू हो चुके हैं इस वो तो स्मोक के साथ, वो हमें तो कोई आप इशू नहीं है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे आप अपना इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़िया जिसे कहते हैं, मतलब वो आप ठीक कर सकते हैं। मतलब वो डाइट पे हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज पे हो गया, अच्छे स्लीप टाइमिंग्स पे हो गया। तो अगर आप वो चीज़ें भी फॉलो करें तो आपको बेसिकली यहाँ पे इम्यून सिस्टम ही आपकी जो है वो आपको बचाती है। क्योंकि हर जगह पे ये वायरसेस और बैक्टीरिया और ये सारे जरासीम जो होते हैं ये तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है जो कि उनको एक्सेस नहीं देती है हमारी बॉडी को। वो आपकी इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो आप बीमार ही रहेंगे, वो आपको ईज़िली इन्फेक्ट करेगा। रादर ये कि आप इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे फिर आपको इस तरह असर नहीं पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको केयर करनी चाहिए जिसकी, कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, उसके मुताबिक जो डाइट है, न्यूट्रिशन है वो फॉलो करें, और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। उससे भी आपका ब्लड फ्लो हो गया, या सांस लेने की सलाहियत है ये भी बेहतर होती है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उसमें तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप डेली हॉस्पिटल जाते हैं, डेली पेशेंट्स को क्या बच्चों को डेली आप ट्रीट करते हैं, तो आपके ख्याल से मोस्टली ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बीमारियाँ आपको किस तरह की देखने को मिलती हैं बच्चों में? बच्चों में बहुत किस्म की बीमारियां हैं। इस तरह जैसे कि पैदाइशी बीमारी होती है, अब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो वो पैदाइशी उसको बीमारियां होती हैं। थोड़े बच्चे इस तरह होते हैं जो कि टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनकी भी इम्यून सिस्टम वीक होता है और बॉडी की लड़ने की सलाहियत कम होती है, तो वो उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। पर होते बहुत हैं, मतलब मेडिकल बीमारियां भी बहुत हैं, सर्जिकल बीमारियां भी बहुत हैं। थोड़ी बीमारियां इस तरह हैं जो कि दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, थोड़ी बीमारी इस तरह हैं जो कि ऑपरेशन करेंगे मैं तो अगर ठीक आपसे इन है। सिंपल वर्ड्स पूछूं कि अगर जो न्यूली बॉर्न बेबीज आप पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉमन प्रैक्टिस आपकी क्या, किस तरह के नॉर्मली केसेस आपके पास आ रहे हैं बच्चों के हवाले से?
अच्छा, बच्चों के हवाले से ये है कि हमारे पास अगर आप क्योंकि मैं खुद सर्जन हूँ, तो मतलब हम सर्जरी के पेशेंट्स पे ज़्यादा डील करते हैं। तो बच्चों में ये हर्निया का बहुत मसला है, जो कि आपके पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से आंतें वो बाहर निकल आती हैं अपने पेट की जगह से, नॉर्मल जगह से। वो मसले बच्चे को बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइपोस्पीडियस का मसला बहुत ज़्यादा है। हाइपोस्पीडियस ऐसी बीमारी है कि छोटे पेशाब वाला रास्ता जो है वो नीचे की तरफ निकल आता है, वो सामने की तरफ नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसमें बच्चे का क्योंकि हम मुसलमान मुल्क में भी रहते हैं, तो यहाँ पे हम खतने कराते रहते हैं बच्चों के, ठीक है? तो वो उस बीमारी में आप खतना नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो खतने का एक्स्ट्रा स्किन होता है, वो उसमें इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये है कि हमारे इस मुल्क में अवेयरनेस थोड़ी होनी चाहिए, अवेयरनेस कम है, तो वैसे उसकी बीइंग अ डॉक्टर मैं आपसे अगर पूछूँ कि मैंने अपने रिसेंटली बेबी का मैंने सर्कमसाइज़ करवाया उसको, तो मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स ही मुझे कह रहे थे कि यार ये तुम क्यों कर रहे हो ऐसे ना? ये अब वो दौर नहीं रहा। तो मैं उसको कहता यार ये तो हमें इस्लामिकली करवाना ही करवाना है। इस्लामिक तो एक एस्पेक्ट है ही है। तो मैं अगर आपसे मेडिकली पूछूँ इसके लिए, ये मेडिकली करवाना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। असल में इसको होना चाहिए एक 3 हफ़्ते की 3 महीने की उम्र के अंदर-अंदर बच्चे का ख़तना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को याद भी नहीं रहता है और पेन भी कम होता है उस टाइम में, और सफाई के लिए लिहाज से भी ये अच्छा है। अगर आप थोड़ा लेट करते हैं तो वो फिर वो बच्चे के दिमागी ट्रॉमा होता है या जो भी है। लेकिन ये ज़रूर कराने के लिए इसमें सिर्फ़ इस्लामी वो नहीं है, इसमें मेडिकल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब जैसे कि अगर आप खतना नहीं कराएँगे तो अंदर छोटे पेशाब वाली जगह में एक स्मेग्मा हम जिसे बोलते हैं कि गंद बनता है, ठीक है? तो वो एक ईज़िली इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। दूसरा ये कि जो फ़ोर स्किन जिसे हम कहते हैं, जो कि खतने में एक्स्ट्रा स्किन हम हटाते हैं, ठीक है? तो वो स्किन अगर आपके छोटे पेशाब वाली जगह को कवर करके वो एंड में बंद हो जाए, तो उससे छोटे पेशाब करने में रुकावट भी आ सकती है, और ये एक कैंसर का भी बाइस बन सकता है आगे ज़िंदगी में। इसलिए इस खतना कराना जो है वो सिर्फ़ इस्लामिकली तो नहीं है, लेकिन मेडिकली भी इसके बड़े फ़वाइद हैं। तो ये आजकल भी जो कि एजुकेटेड कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर वो मुसलमान नहीं भी हैं, तो वो करा लेते हैं खतने, क्योंकि उनको एजुकेशन होती है कि वो खतना कराना ना कराने से बेहतर है। हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग सुन्नत फ़ॉलो करते हैं जी, कि ये सुन्नत है तो वी हैव टू फ़ॉलो दिस। यस। लेकिन इसके मेडिकली इसके जो बेनिफिट्स हैं, लोगों को ये नहीं पता कि इसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या-क्या होते इसके हैं। बहुत ज़्यादा जैसे मेडिकल अभी आप बता बेनिफिट्स रहे हैं। हो कैंसर कैंसर से बच सकते हैं आप, बिल्कुल, अगर ये स्किन इतनी वो होती है कि अपने हाँ, ये जर्म्स क्रिएट कर बिल्कुल। सकती है। तो इसके हवाले से मेडिकली तौर पे बेनिफिट्स भी हैं इसके। बहुत हैं। अभी जैसे अगर आप खतना नहीं कराते हैं और आप लेटर इन लाइफ एडल्ट बन जाते हैं, तो फिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जो होते हैं, एसटीडीज़, तो वो ईज़िली आप कैच कर सकते हैं। हालाँकि इसके कि अगर आपने खतना कराया हुआ है, तो वो जरासीम वहाँ पे उस तरह रहते नहीं है जिस तरह अगर आपने खतना नहीं कराया तो वो रहते हैं। तो उसका भी ख़तरा होता है। तो इसके बहुत फ़वाइद हैं, काफ़ी फ़वाइद हैं, जिसमें हाइजीन भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब सफाई तो हम भी कहते हैं कि नेफ्स ईमान भी है और होना भी चाहिए सफाई। तो वो उसके लिहाज से भी वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं अगर आपसे थोड़ा-सा पूछूँ आपके पर्सनल चीज़ों के ऊपर ज़रा मैं आना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को देखो व्हेन यू स्टार्टेड योर एमबीबीएस करियर, तो आपने इस पे ज़ाहिर बात पैसे भी बहुत लगते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। एवरीबॉडी कांट अफोर्ड। जी, प्राइवेट सेक्टर से अगर आप पढ़ते हैं तो पहले तो ये था कि आपके 5 इयर्स लगभग मतलब 5 मिलियन या 4 मिलियन में कवर हो जाता था। अभी ये है कि आपको 10 मिलियन से ऊपर चाहिए अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस करना चाहते हो फॉर 5 इयर्स। तो अभी एक्सपेंसिव भी बहुत हो गया है, और आप ठीक बोल रहे हैं कि मतलब इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टॉप रैंक से शुरू करें तो आगा खान टॉप पे है मेरे ख़्याल में। आगा खान जो है वो अच्छे ट्रेनीज़ बना रहा है, अच्छे डॉक्टर्स बना रहा है। शिफा भी अच्छा बना रहा है, पिम्स भी बहुत अच्छा बना रहा है। यहाँ पे लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वो भी अच्छा है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, वो भी अच्छा है। टीचिंग हॉस्पिटल्स तो हमारे पास अच्छे खासे हैं, और मतलब जैसे सरकारी इदारे हैं तो उनमें पेशेंट का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब दिन के 200-300 मरीज़ तो कहीं गए ही नहीं है ना, वो तो आप देखने पड़ते हैं। तो वो डॉक्टर को ये फ़ायदा होता है कि वो इतना ज़्यादा एक्सपोज़र होता है उसको इन सरकारी हॉस्पिटल्स में,
कि उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे इतने पैसे लगाने के बावजूद अगर आप 1 करोड़ रुपया भी आप एमबीबीएस पे लगाते हो आप, तो जब आप बाय द टाइम आप जब ग्रेजुएट होते हो, तो आपको कोई जब जॉब होती है, तो आपके ख्याल से स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलती है फॉर अ डॉक्टर? जो कि ग्रेजुएट होता है और वो 1 ईयर हाउस जॉब भी कर लेता है, उसके बाद फिर वो मेडिकल ऑफिसर बन जाता है। तो मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स में 60-70 हज़ार रुपये महीने का ये इनकी पे है। और हाँ, और मतलब बहुत भी ज़्यादा चला गया तो अगर किसी ने 12 घंटे इमरजेंसी में लगा दिया, रात लगा दी या इस तरह कोई रोटेशंस लगा दिए, तो उसको 80,000 टू 1 लाख तक मतलब ये पे मिलती है। 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद आप महीने का 1 लाख रुपया वो मैक्सिमम लेवल है कि वो आप सबसे वो ज़्यादा maximum level है। मैक्सिमम लेवल है। मतलब लोग इस तरह भी हैं कि वो 40,000 50,000 रुपए में महीने के काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं। मंसूर, अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो तो डॉक्टर्स की क्या मोटिवेशन होगी कि उसको तो पता है कि मुझे तो महीने का एंड ऑफ द डे 50,000 मिल रहा है, जी बिल्कुल। उसके घर वालों ने करोड़ रुपया भी लगा दिया उसके ऊपर, जी, तो उसकी डॉक्टर के अंदर क्या मोटिवेशन होगी यहाँ पे, किस तरह से वो काम तो करेगा? इसलिए जो भी कॉम्पिटेंट बंदा होता है या फिर वो थोड़ा सा भी अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो यहाँ से पैर निकालता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अगर हम बाहर देखें तो बाहर तो बहुत अच्छे पे रोल्स हैं बाहर डॉक्टर्स बाहर किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, वो इंडिया क्यों ना हो, हाँ। तो वो वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं फिर भी यहाँ से बेहतर पे है उनकी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरपेड है, मतलब वी आर वन ऑफ द मोस्ट अंडरपेड कंट्रीज एज डॉक्टर्स। अब जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बाहर जाना चाहता है तो वो कोशिश करता है कि यार मैं या फिर यूके चला जाऊँ या फिर मैं यूएस चला जाऊँ या फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। तो उनके स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स अगर आप पास कर लें तो वहाँ पे स्टार्टिंग पे इजीली, मतलब जैसे कि यूके में अगर आप एज अ बेसिक डॉक्टर जाते हैं, फाउंडेशन ईयर 2 जिसे बोलते हैं, तो वो बंदा भी आराम से 40,000 पाउंड्स, मतलब जैसे कि 2 करोड़ रुपए हो गए, वो साल के कमा लेता है। मतलब फिर जो 2 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा रहा है, तो हाँ, उसको तो फिर बाहर ही जा वो तो बाहर वो ही तो जाएगा। वो तो अपने पैसे रिकवर करने के लिए बाहर ही जाएगा। बाहर ही ये जाएगा। सही बात है। या तो उसके अंदर बहुत पेट्रियोटिक, वो अगर बहुत ही पेट्रियोटिक होगा कि अगर नहीं, मैंने बहुत पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, यहाँ पे मैंने जो यहीं पे काम करना बिल्कुल है। बिल्कुल इसी तरह ये जो यहाँ पे जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि फैमिली की तरह से भी ठीक होते हैं, थोड़ा वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको यहाँ पे रहना पसंद भी होता है, तो वो फिर रुक जाते हैं यहाँ पे, वो गुजारा कर लेते हैं, वो ले लेते हैं 1 लाख के चलो मे बी मैं आगे जाके जब स्पेशलिस्ट बनूंगा तो प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं फिर मतलब मेरी अर्निंग शायद ज़्यादा बेटर हो। मंसूर, अब आप जैसे आप पिम्स में काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप लोग टोटल 5 लोग होते हो शिफ्ट में, जी और एवरी वीक आप एवरीडे बेसिस के ऊपर आप 250-300 पेशेंट्स को केटर कर रहे होते हो आप 5 लोग। जी जी। तो आपके ख्याल से ये कम नहीं है 5 डॉक्टर्स? हाँ नहीं बिल्कुल, अंडर स्टाफ्ड भी तो हैं, अंडर स्टाफ्ड भी है। ये इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं कि स्टाफ की अब रिक्वायरमेंट जो है वो तो ऑब्वियसली, अब जैसे 5 बोल रहे हैं तो होना तो इसको 15 चाहिए, लेकिन है हम 5 क्योंकि वो इनरोल्ड इस तरह हुए हुए हैं। तो उसमें ये पॉलिटिकल बातें बहुत होती हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ये पॉलिटिकल चीज़ें इंटरफेयर करती हैं। जैसे कि अगर 15 सीट्स हैं तो उसमें से 5 दे दिए, 10 दी नहीं है, लेकिन आपने इनरोल 10 ही किए हुए हैं, आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 15 हैं लेकिन वो होते असल में 5 हैं। तो ये बहुत मसले हैं जो कि सामने आते हैं। ओके। और जो ट्रेनिंग्स के जो मामला है, आपके ख्याल से वो इस साल बेहतर हुए हैं कि वैसे ही चल रहे हैं? नहीं, बेहतरी तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस वो चला रहे हैं, मतलब जिस भी रिसोर्सेज के साथ हैं या जो भी है। अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि पिम्स में ही कोई रोबोटिक सर्जरी हुई है यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में, तो मतलब ये एक तो स्टेप वैसे ये अप। रोबोटिक सर्जरीज कामयाब हो रही हैं? हाँ बिल्कुल है। और लोगों का ट्रेंड है इस तरफ रोबोटिक सर्जरीज की तरफ आने का? मतलब इस पाकिस्तान के लिए तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कि मैं अपनी बात करूं कि मेरी मदर का वो गॉल ब्लैडर का इशू था, तो हाँ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप रोबोटिक सर्जरी के यहाँ पे ऑफर करते हैं। अच्छा। तो हाँ मैंने पर्सनली तौर पर सोचा, मैं कहा पाकिस्तान में मैं ये अगर रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाता हूँ तो पता नहीं क्या हालात होते हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं, मुझे आप हाँ रोबोटिक सर्जरी हमें नहीं जी चाहिए, जी जी। हमें आप जो आपकी टिपिकल जो आपकी सर्जरीज चल रही है हमें उस पर आप आए, हाँ ठीक तो है। कोई इंसान कर रहा हो बैठ। हाँ हाँ हाँ। तो आपके ख्याल से ये नहीं रिलायबल है? नहीं, वो रोबोटिक सर्जरी इस तरह नहीं होती है कि इंसान रोबोट कर रहा होता है, वो कर तो रोबोट हो रहा होता है लेकिन वो कंट्रोल इंसान ही करता है, जो डॉक्टर है वो कंट्रोल करता है। तो इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि
अगर आप किसी अमेरिकन सर्जन से सर्जरी कराना चाहते हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पे रोबोटिक सेटअप है, तो यहाँ पे सिर्फ वो सेटअप कर लेते हैं, वो सर्जरी वहाँ पे अमेरिकन जो है वो ऑनलाइन परफॉर्म करता है। ओके। तो ये और ये ऐसी प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे नहीं पता, लेकिन अमेरिका, यूके और ये इन सारे यूरोप में तो ये प्रैक्टिस रोबोटिक सर्जरी का लेकिन हमें काफ़ी हो अभी रहा है। टाइम लगेगा, बट यार हम लोग उस रास्ते पे हैं। हाँ, बिल्कुल, जा रहे हैं क्योंकि आप देखें तो मेडिकल एडवांसमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में। क्योंकि इंसान स्पेशली को आफ्टर कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा हाँ, होना शुरू बिल्कुल, हुआ। इंसान को अपनी सेहत की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है किसी भी चीज़ से। तो वो उस चीज़ में इसलिए हम ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि मतलब इंसान को बहुत ज़रूरी लगती है कि उसकी सेहत ठीक हो। मैं अगर आपसे पूछूं, बीइंग अ डॉक्टर, आपको क्या मसले फेस करने पड़ रहे हैं स्कूल में प्रैक्टिस करने के अंडरपेड जैसे मैंने आपको बोला वो तो सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात होगी यहाँ की टाइमिंग्स, यहाँ के ड्यूटीज़ और रोटेशंस। अब जैसे कि मेरी ड्यूटी इस तरह होती है कि मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ तो मुझे अगले दिन 2 बजे तक कॉल्स पे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो वो थोड़ा मेंटली ड्रेनिंग होता है। तो आप किस तरह आप ट्रीट करोगे जब इतनी एग्जॉस्टिंग शिफ्ट्स होंगी? तो वो किस तरह आपका माइंड किस तरह काम करेगा बस उस वो टाइम हम पे? अडैप्ट कर लेते हैं उसके साथ क्योंकि टाइम के साथ शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा मसला होता है, नींद आ रही होती है, जो भी है, आदत हो जाती है उसके साथ। फिर आपको 30 घंटे जागे रहना आपके लिए मसला नहीं होता है। वो अलग बात है, आप जब घर वापस आते हो तो फिर आप वो सारा दिन सो जाते हो। तो ये एक इशू हो गया टाइमिंग्स का कि मतलब थोड़ी लिमिट होनी चाहिए आपके इस आवर्स में हेल्दी। अब जैसे एनएचएस यूके में ये है कि एक डॉक्टर जो है वो 12 घंटे की से ज़्यादा हॉस्पिटल में टाइम ही नहीं गुजारेगा क्योंकि उसके बाद ह्यूमन एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आपसे कोई गलतियां होने स्टार्ट हो जाती है। तो आप इंसान के साथ खेल रहे हैं तो इंसान में गलतियां चलतियाँ, इसका वो नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि लॉन्ग आवर्स हैं और उस लॉन्ग आवर्स के लिए अंडर पेड हैं। फिर तीसरी बात सोशल लाइफ आ जाती है कि आप अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते हैं, उनके साथ मतलब बैठ उठ नहीं सोशलाइज नहीं कर सक सकते, सोशलाइज आपका उठ अपना बैठ मी नहीं टाइम नहीं सकते। होता आपका। हाँ, मी टाइम तो बहुत मुश्किल होता है। आपको 2 दिन जो थोड़े बहुत मिल भी जाते हैं, वो आप थोड़ा फैमिली को दे देते हैं, फ्रेंड्स को दे देते हैं। तो बस फैमिली के साथ टाइम हो गया, सोशलाइज़ करना हो गया और अपने लिए मी टाइम निकालना हो गया, ये सारी बातें हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है क्योंकि आखिर में फिर यही बात है कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। अच्छा, कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे एक माफिया की तरह ऑपरेट करते जी, हैं। ये जो मेडिसिन देते हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स के साथ उनका पैक्ट होता है, यस। और ये मेडिसिन वो वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बात ठीक है। तो ये एक मतलब एथिक्स की बात आ जाती है इसमें कि जो कितना एथिकल है और जो कितना अनएथिकल नहीं है। तो एथिकली जो कि थोड़ा-सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो बंदा डील कर लेता है फार्मास्यूटिकल्स के साथ। तो थोड़े लोग होते हैं वो उनके एफ़िकेसी पे करते हैं, थोड़े लोग होते हैं क्योंकि उससे उनको पर्सनल फ़ायदा होता है। अब जैसे थोड़े ड्रग्स अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लैजिल हो गया या पैनाडोल हो गया, वो पब्लिक जानती है कि पैनाडोल के नाम से दवाई आती है, वो बुखार के लिए और दर्द के लिए होता है। तो जिस तरह फ्लैजिल के नाम से दवाई आती है, वो पेट ख़राब हो जाए तो आप ले लेते हो। तो ये तो एक इसके जेनेरिक और वो कंपनी नेम्स हैं, जैसे फ्लैजिल हो गया और पैनाडोल हो गया। हालाँकि इसके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, अब फ्लैजिल का फ़ॉर्मूला है उसको मेट्रोनिडाज़ोल बोलते हैं और जो कि पैनाडोल का फ़ॉर्मूला है उसको पैरासिटामोल बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं। थोड़े ब्रांड्स की जो प्राइसेज़ हैं वो वेरी करती हैं और फिर हर एक डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनकी एफ़िकेसी भी वेरी करती हैं। तो ये बेसिकली एक डॉक्टर के पास एक वो आता है, एक फार्मा कंपनी का कोई एजेंट आता है। एजेंट आता है, तो वो फिर डॉक्टर को ये करना होता है कि वो उससे ड्रग के सैंपल्स लेता है, वो ड्रग ट्रायल करता है अपने पेशेंट्स पे। तो फिर उससे वो रिजल्ट्स देखता है कि वो ड्रग्स कैसे काम कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं। तो उनके डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। अब जिसने पर्सनल गेन करना है तो वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि एफिकेसी ख़ास है कि नहीं है, वो ये देखेगा कि यार ये इससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। थोड़े डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो ये देखते हैं कि गरीब बंदा है तो रेट अच्छे डॉक्टर्स जो हो गए कि गरीब बंदा है तो ये इसका रेट ज़्यादा है और लेकिन ये दूसरी चीज़ है इसका रेट कम है लेकिन एफिकेसी दोनों की एक है, तो वो कम रेट वाली दवाई जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर लेता है। मतलब डॉक्टर्स जो है यूजुअली फार्मास्यूटिकल्स के पेरोल पे चले जाते हैं।
यस हाँ, क्योंकि वो उनको इतने फ़वाइद दिखाते हैं, इतने उनको उसमें कोई पर्सनल गेन होता है, तो फिर वो ब्रांड वो लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक चीज़ है, ये बाहर मुल्क में इसको थोड़ा-सा कम करने के लिए उन लोगों ने फिर ये कहा है कि आप जो भी दवाई लिखते हो, तो आप उसका ब्रांड नेम ना लिखो, आप उसका फ़ॉर्मूला लिखो। तो वो फिर उसका ये नुकसान, इसका फ़ायदा ये है कि चलो आप एथिकली ठीक होते हो, आपके अंदर कोई पर्सनल गेन का वो नहीं होता है। लेकिन उसका फिर नुकसान अक्सर ये होता है कि वो जो भी फार्मेसी में जाता है, तो फार्मेसी फार्मेसी वाले बंदे को जिस दवाई में ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो अगर उसकी एफ़िकेसी ठीक हो या ना हो, वो दवाई पकड़ा देता है। हुजूर, जैसे ये हमारे पास हेल्थ कार्ड आए थे, हाँ, और ये मेरे ख्याल से पिछली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सेहत काम था, सहूलत जो हाँ। सेहत सहूलत कार्ड्स थे। आपके ख्याल से इसका मिसयूज हुआ है यहाँ पे? हाँ, काफ़ी सतह पे इसका मिसयूज़ हुआ है। मतलब करप्शन तो आप देखें तो वो तो पूरी दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है, और यहाँ पे तो करती ही है लेकिन एग्ज़िस्ट। अगर बीइंग अ डॉक्टर मैं आपसे पूछूं, ये कितना बड़ा बेनिफिट था आम सिटीजन के लिए? सिटीज़न के लिए इसमें बेनिफिट काफ़ी था, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं था। इन अ वे कि सिटीज़न को वो चीज़ तो मिल जाती थी, उसका तो खर्चा नहीं मेरे होता था। अपने बहुत सारे जानने वाले हैं जो कैन नॉट अफोर्ड कोई भी सर्जरी किसी तरह से भी हो, नौकरी पेशा लोग हैं, और आपको पता है सर्जरी के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं। अगर कोई हार्ट का मसला आ जाए जी, स्पेशली, जी, बिल्कुल। आपका 8-10 लाख रुपए आसानी से लग जाता है। आसानी से लग जाता है, हाँ। तो वो मेरा कॉलीग था, उसने मुझे बताया कि मेरा टोटली खर्चा सेहत कार्ड के ऊपर हुआ, और मुझे कुछ भी पे नहीं करना। प्राइवेटली गए हैं वो हॉस्पिटल में, प्राइवेटली जाकर। जी, जी। तो आपके ख्याल से ये प्रोग्राम लॉन्गर रन में बेनिफिशियरी होगा? तो पेशेंट्स के लिए तो है ही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ता है। उसकी जो काफ़ी सबसे एक्सपेंसिव जो ऑपरेशंस हैं भी या नहीं भी हैं, तो वो कवर हो जाती हैं उसमें। डॉक्टर को ये फ़ायदा होता है कि वो पेशेंट के साथ उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। पेशेंट खुशी-खुशी उस डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स ने क्या किया, जो सरकारी अस्पताल में भी काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आके मैं आपका ट्रीटमेंट में कर दूंगा ट्रीटमेंट सेहत कर कार्ड पे। हाँ, ये डॉक्टर्स का ये एक और फ़ायदा हुआ है कि जो वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, अब आपको सेहत सहूलत के पैनल पे होना चाहिए। तो थोड़े इस तरह प्राइवेट इदारे हैं जिन लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इस तरह के मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाना बोल दें, कि अगर एक मरीज़ है, उसको 5 फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आर्टिकल्स चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो वह प्राइवेट इदारा जो है वो 10 आर्टिकल्स मंगवा लेता था। वो 5 से काम कर लेता, वो 5 पीछे भेज देता था। उसको सेहत सहूलत से भी पैसे मिल जाते थे, और उसको बेच के भी पैसे मिल जाते थे। तो इस तरह एक्सप्लॉइट तो सेहत सहूलत को बहुत ज़्यादा किया गया है इस सतह पे। लेकिन ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें ना देखें तो पेशेंट के लिए तो बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये है कि करप्शन इसमें बहुत हो जाती है, एक्सप्लॉइशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बातें हैं। अच्छा मंसूर, जाते जाते ये बताएं कि आप जनरल पब्लिक को क्या एडवाइस देंगे बीइंग अ डॉक्टर, कि वो किस तरह से अपने सेहत के मामलों को बेहतर कर सकते हैं? तो मैं तो पर्सनली खुद भी एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मतलब बच्चों के लिहाज से मैं ज़्यादा बेहतर बात कर सकता हूँ, और एडल्ट्स के भी। लेकिन बच्चों के ये है कि आप अपना अवेयरनेस होनी चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में एक मसला ये है कि पेरेंट्स को, लोगों को पता नहीं है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और ये है भी तो ये बीमारी है भी या नहीं है। थोड़े इस तरह मसाइल होते हैं कि लोग उसको फोर्सी कर लेते हैं, लेकिन या कहते हैं पैनाडोल खा लो ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है, और वो पहले जो लग रही होती है वो असल में वो होती नहीं है, और आगे जाके वो बढ़ के और भी ख़राबी पैदा कर सकती है। तो इसलिए अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि आपको थोड़ा भी सा भी एबनॉर्मल कोई चीज़ लगे, नॉर्मल ना हो, तो आप फ़ौरी उसका प्रोफ़ेशनल हेल्प लेना चाहिए आपको। वैसे आजकल सबसे ज़्यादा हेल्प तो गूगल दे देता है, कि आप कोई भी चीज़ पूछनी हो गूगल कर देता है। लेकिन उस पे लिखा होता है कि प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। यस, वो आखिर में वो ये बात ज़रूर करते हैं ताकि उन पे बात भी ना आए ऊपर से, जो कि बात है, क्योंकि थोड़ी चीज़ें उस तरह होती हैं कि शुरू में वो सिर्फ पेन होता है, या शुरू में सिर्फ वो एक स्वेलिंग होती है, या फिर वो कोई छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वो ओवर टाइम इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है कि आप उसको फिर रिग्रेट करते हो कि यार काश मैं ये पहले दिखा देता, या इसका इलाज मैं पहले कर लेता। तो वो चीज़ें अवेयरनेस होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप जिससे हेल्प सीख कर रहे हैं, क्या वो सर्टिफाइड है,
क्या वो क्वालिफाइड है, ये चीज़ देखनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं कि मरीज़ होता है, उसको कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई क्वैक देख लेता है, तो वो फिर ठीक करने के बजाय वो और भी ख़राब कर लेते हैं सिचुएशन, तो फिर उसको हमने वो हैंडल करना चाहिए। तो ये और वैसे ये पाकिस्तान में क्वैक्स का भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला क्योंकि है। कई लोग कहते हैं कि हम तो खिदमत खल्क कर रहे हैं, हाँ, हाँ। लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स नहीं करते वो हम कर देते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन एज सच ये क्रिमिनल एक्टिविटी है ये अगर आप कोई बिल्कुल कर है। रहे हैं करिए क्योंकि आपके पास वो ना नॉलेज है, ना उस चीज़ की प्रैक्टिस है। वो इसको मंकी बिज़नेस बोलते हैं कि जैसे कि आप प्रोफ़ेशनल हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, मैंने आपको देखा है, तो करते हुए देखा है, तो मैं कहता हूँ कि यार ये बंदा कर सकता है, मैंने भी देख लिया है, मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं वो चीज़ ट्राई करता हूँ। तो वो मंकी बिज़नेस में फिर ऊपर-नीचे बहुत होता है, क्योंकि वो नॉलेज तो उनके पास बैकग्राउंड नहीं होती है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसने उसने ये देखा है बस ये कर रहा है, तो वो फ़ॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन ह्यूमन इस तरह चीज़ नहीं है कि आप उसको इस तरह ट्रीट करें, आप बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदगियाँ आ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वी वॉच। थैंक यू।